अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ पारा तबस्सुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी बेनिफिट होती है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में या फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनोइड्स के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म दो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में और दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के रूप में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में। चूँकि ये काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर आप आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। इसमें हम इन कंपोनेंट्स के, इन ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी ईआर की स्टडी करेंगे, राइबोसोम्स की, गोल्गी एपरेटस की, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, स्फेरोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम्स, बेसल ग्रेन्यूल्स या काइनेटोसोम्स, सीलिया और फ्लैजेला, टोनोफाइब्रिल्स और प्लास्टिड की स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और इंटरकनेक्टेड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आपस में अंदर से इंटरनली रूप से एक कनेक्टेड होकर एक कैविटी बनाते हैं, एक सिंगल कैविटी बनाते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनपुशिंग से बनते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाता है और धंसने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उसका सेम स्ट्रक्चर वही होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सैंडविच की तरह होते हैं, जिसमें अपर स्लाइस प्रोटीन की होती है, लोअर स्लाइस भी प्रोटीन की होती है और बीच में लिपिड्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो सेम वही स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में भी होगा। ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनके सरफेस पर बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर उसको ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। और जिस पे नहीं होंगे राइबोसोम्स वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। इतना क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कंटिन्यू रहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होते हैं और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी कि ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन से जितने भी सब्सटेंस आते हैं उनको सर्कुलेट करने का काम करते हैं।
इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो स्टोरेज और सिंथेटिक ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि लिपिड्स, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स और हार्मोन्स की जो सिंथेसिस होती है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। इसके अलावा हम सेकेंड बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो राइबोसोम्स क्या है? जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स एक्चुअल में एक स्फेरिकल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से चिपका होता है। कभी कभी राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में स्कैटर्ड होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस से आते हैं और इनमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन भी पाया जाता है। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें कि राइबोसोम्स कैसे बना है, तो राइबोसोम्स दो तरह की सब यूनिट से बना होता है। एक 40S सब यूनिट से बना होता है और दूसरा 60S सब यूनिट से बना होता है। तो राइबोसोम्स एक सवाल आता है कि राइबोसोम्स कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। तो राइबोसोम्स हमेशा अपने 60S से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आरएनए 3 तरह के होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो एक्चुअल में उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम्स के बने होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो 5S या फिर 18S या फिर 28S आरएनए के हो सकते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? जैसे कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस होती है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस के केस में डीएनए क्या करते हैं? डीएनए अपने जैसे एक कंप्लीमेंट्री बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अपने जैसा एक सेम कॉपी बनाता है, एक फोटोकॉपी बनाता है और उस फोटोकॉपी को मैसेंजर आरएनए नाम दिया जाता है। और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आते हैं और जब साइटोप्लाज्म में आते हैं तो ये राइबोसोम से आके चिपक जाते हैं। तो जब ये राइबोसोम से आके चिपकते हैं उसी वक्त बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो एंटीकोडान लेके, और उस एंटीकोडान पे बहुत सारे अमीनो एसिड चिपके होते हैं, तो वो आके मैसेंजर आरएनए के अपोजिट डायरेक्शन से यानी एंटीकोडान के अकॉर्डिंग जुड़ने लगते हैं। और जब वो एंटीकोडान के अकॉर्डिंग जुड़ने लगते हैं तो उनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में बाइंड होने लगते हैं और जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो वो एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। अब यही प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। तो राइबोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए राइबोसोम्स को हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट के रूप में काम करता है, यानी जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स पे ही होती है। ओके, अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। जैसे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे चपटे, फ्लैट, मेम्ब्रेन बाउंडेड पैरेलल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन में पाए जा रहे हैं, या एसोसिएशन में, या ये कह सकते हैं कि गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो ईआर के जैसे ही हैं। तो यही गोल्गी एपरेटस इनको कहा जाता है। एक चपटे से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को ही गोल्गी एपरेटस कहा जाता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो एक डिस्क शेप ऑर्गेनेल है और हर गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो बहुत सारे लैमेलाई दिखाई दे रहा है, लैमेलाई का बना होता है, जैसे कि उसमें फ्लैट सैक्स होते हैं या फिर सिस्टरनाई वगैरह होते हैं। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स और वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वेसिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सिस्टरनाई भी
भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ओके, तो ये कह सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस बहुत सारे लैमेलाई के बने होते हैं। और लैमेलाई में क्या क्या हो सकता है? लैमेलाई में सिस्टर्नाई हो सकता है, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, वेसिकल्स और वैक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, अगर गोल्जी एपरेटस के मेम्ब्रेन की बात करें तो गोल्जी एपरेटस का मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है और ये माना जाता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट हुआ है। और अगर हम गोल्जी एपरेटस के फंक्शन की बात करें तो गोल्जी एपरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन और एंजाइम की स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे राइबोसोम से और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स निकलते हैं। उन प्रोटीन्स और एंजाइम्स को गोल्जी एपरेटस स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस जो होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरी फंक्शन है, जैसे कि ये ग्रैन्यूल्स और लाइसोसोम्स को सीक्रेट करने का काम करता है। ओके, अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में टिनी स्फेरिकल इरेगुलर शेप के मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्जी एपरेटस से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो सेक्रेटरी फंक्शन की तरह काम करते हैं, वो लाइसोसोम्स और ग्रेन्यूल्स को निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं, है ना। तो लाइसोसोम्स गोल्जी एपरेटस से ओरिजिनेट होता है और ये इनमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जितने भी फूड मटेरियल जाते हैं वो इनको डाइजेस्ट करने का काम कर देते हैं। जिसे आपने पढ़ा होगा पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, तो ये पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो होता है वो लाइसोसोम से ही होता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब सेल को फूड नहीं मिल पाता है तो ये लाइसोसोम्स खुद डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट होकर उसको फूड मटेरियल यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है। अब मैं बताऊंगी कैसे इसको पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में बड़ी साइज के फिलामेंटस राउंडेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या तो सिंगली रूप से साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं या फिर कभी ग्रुप के फॉर्म में दिखाई देते हैं और इनकी जो साइज़ होती है और शेप होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरह का होता है, यानी कि इनकी एक एक्चुअल साइज़ नहीं बताई जा सकती कि हर सेल में इनकी एक्चुअल साइज़ होती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर की बात करें तो वो 0.0, अगर इनकी डायमीटर की बात करें तो 0.2 से लेके 0.2 म्यू से लेके 2 म्यू तक होते हैं। अगर लेंथ की बात करें तो इनका लेंथ जो होता है वो 0.3 म्यू से लेके 40 म्यू तक का होता है। मैंने लिखा है 0.3 म्यू से लेके 40 म्यू तक की इनकी लंबाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, जो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल के फंक्शनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं कि सेल को कितने माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो 2 मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होती है। ये मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीन्स के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मानो कोई थैला हो जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बहुत सारे फोल्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे फोल्ड, फिंगर लाइक फोल्ड्स दिखाई दे रहा है जिसको लूमेन भी कहा जाता है, इसको लूमेन कहा जाता है। और जो फोल्ड्स होते हैं अंदर की तरफ, जो भी फोल्ड्स हैं, इसको हम क्रिस्टाई या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लूमेन है ना,
जिसको यहाँ पे मैंने लूमेन बताया, उसी को क्रिस्टाई कहा जाता है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाई जाती है। आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखाई दे रहा है ना, तो ये स्पेस जो होती है वो एक विस्कस चिपचिपे से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरी होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इनकी जो मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स जो होते हैं उस पर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं और कोएंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ऑक्सीडेशन में है। जैसे आपको रेस्पिरेशन पढ़ा जाएगा तो रेस्पिरेशन में आपको बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स जैसे ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। इसके अलावा पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सेल की रेस्पिरेटरी चेन जो होती है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। जैसे इसी के लिए इनके जो स्ट्रक्चर और एंजाइमेटिक सिस्टम जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के ही अकॉर्डिंग एडॉप्टेड होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सेल का जो एक्चुअल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। जैसे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फैट जो होता है वो कम्प्लीटली रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल में टूटता है, तो ये जो टूटने की प्रोसेस होती है वो मेनली कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में सारे स्टेप्स होंगे, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की सारी स्टेजेस, सारे स्टेप्स इसमें होंगे और फाइनली रूप से ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम एटीपी के नाम से जानते हैं या फिर उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको पावर हाउस, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो चार चीज़ें और देख लीजिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ से पोर्शन कट करने पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी इनर मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होता है और F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसको क्रिस्टा कहते हैं। एक सिंगल है तो क्रिस्टा है और इसका प्लूरल होगा तो क्रिस्टाई होगा, है ना। तो क्रिस्टाई को देखा गया तो क्रिस्टाई पर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर F1 पार्टिकल्स का डिटेल देखते हैं तो उसमें एक हेड होता है, एक पेडिसल होता है और तीसरा बेस होता है। ओके, जो कि इनर मेम्ब्रेन भी इसमें दिखाई देते हैं। इनर मेम्ब्रेन पर ही ये चिपका होता है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन के केस में। इसके अलावा हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स के बारे में। साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में छोटे से स्मॉल या फिर कभी कभी लार्ज साइज़ के होलो लिक्विड फील्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो ये माना जाता है कि जितने भी एक्सपेंडेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस हैं वही जो होते हैं वो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वैक्यूल का वो स्टोरेज के काम करते हैं या फिर किसी मटेरियल का ट्रांसमिशन करना हो तो वो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये सेल के इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं उनमें सिंगल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगर टोनोप्लास्ट को डिफाइन करना हो तो टोनोप्लास्ट का मतलब कि वो वैक्यूल्स, प्लांट सेल में पाए जाने वाले वो वैक्यूल्स जो कि सिंगल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होते हैं, उन्हीं को टोनोप्लास्ट कहा जाता है।
तो इन वैक्यूल्स में क्या क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि इनमें वाटर होता है, फिनॉल होता है, फ्लेवोनॉल, एंथोसाइनिन, यानी कि एंथोसाइनिन आपने सुना होगा, ब्लू और रेड पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा एल्कोलॉइड्स और बहुत सारे स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे शुगर्स और प्रोटीन्स वगैरह भी इन वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे स्फेरोसोम्स की। स्फेरोसोम्स का मतलब होता है कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के लिपिड्स पाए जाते हैं, यानी कि फैट्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जिसमें 98% लिपिड्स पाया जाता है, उसी को हम स्फेरोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो स्फेरोसोम्स जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होते हैं और इनका फंक्शन ये माना जाता है कि ये लिपिड स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे फैट्स भरे हुए हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की। तो अगर हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में देखते हैं कि बहुत सारे फाइन ट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन में अल्फा ट्यूबुलिन है, बीटा ट्यूबुलिन है ना। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो वाटर आयंस या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा सेल डिवीज़न के दौरान स्पाइंडल के फाइबर्स बनते हैं या एस्टर्स बनते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इनको हम सेंट्रियोल्स या फिर बेसल ग्रैन्यूल्स, सीलिया, फ्लैजेला की एक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में भी हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को समझ सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। तो बहुत सारे एनिमल सेल्स में फाइन प्रोटीनेशियस सॉलिड माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, और ये कहा जा सकता है कि इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस की तरह होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स की तरह होता है। जैसे मसल सेल्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की। अगर सेंट्रोसोम्स की बात की जाए तो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म है जो कि एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। जैसे आपने सेल डिवीज़न के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे नहीं, ये कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न के दौरान आपने देखा होगा कि एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड ग्रैन्यूल्स होता है, जिसको हम सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें, देखिए सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो 2 सेंट्रियोल्स के बने होते हैं, ये याद रखिएगा। सेंट्रोसोम्स दोनों को मिला के कहते हैं और सेंट्रियोल्स एक एक को कहते हैं, अलग अलग को कहते हैं। जैसे ये 2 है ना, तो ये दोनों सेंट्रियोल्स है और ये दोनों मिला के सेंट्रोसोम्स है। तो ये सेल डिवीज़न के दौरान बनता है। अगर हम सेंट्रियोल्स की स्टडी करते हैं तो ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो 9 सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में 9 फाइब्रिलर यूनिट्स के बने होते हैं। इनमें जो होता है 9 फाइब्रिलर यूनिट्स पाए जाता है, और अगर हम हर एक फाइब्रिलर यूनिट को उठा के देखें तो उनमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो स्पाइंडल होते हैं, ये सेल डिवीज़न के दौरान बनते हैं, और ये सेल डिवीज़न में जब क्रोमोसोम्स, जो सेल डिवीज़न का लास्ट स्टेज होता है उसमें क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। तो जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है उस वक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पाइंडल जो होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, यानी साइटोसोम्स सेल डिवीज़न में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेसल ग्रैन्यूल्स के बारे में, जिसको काइनेटोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सीलिया है, फ्लैजेला है, वो एक बेस से निकलता है, उस बेस को ही बेसल ग्रैन्यूल्स या काइनेटोसोम्स कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की तरह काम करते हैं।
तो काइनेटोसोम जो होते हैं वो एक्टोप्लाज्म में इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, और ये भी 9 आउटर फाइब्रिल्स, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये 9 आउटर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और बीच में 2 सेंट्रल आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स के बने होते हैं और 9 आउटर फाइब्रिल्स के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजेला की। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे सीलिया पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन पे फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला और बहुत सारे सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर सेल्स में ही पाए जाते हैं। जैसे कि उसमें आपने देखा होगा स्पंजेस की स्टडी करने में आपको दिखाई देंगे। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या है? सीलिया और फ्लैजेला जो होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सीलिएटेड इपिथेलियम में हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जो कि सेल के सरफेस से चिपके होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सेल के लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये सेल के लोकोमोशन में सबसे ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम वही होगा जैसे बेसल ग्रैन्यूल्स का था, क्योंकि ये बेसल ग्रैन्यूल से चिपके होते हैं। तो इसमें भी 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे टोनोफाइब्रिल्स के बारे में। अगर टोनोफाइब्रिल्स की बात करें तो बहुत सारे बंडल्स के फाइब्रिल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में फाइब्रिल्स जो होते हैं वो बंडल के रूप में अरेंज होते हैं, और ये बंडल जो होते हैं वो 30 एंगस्ट्रॉन से 60 एंगस्ट्रॉन तक के हो सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डेस्मोसोम्स होता है, डेस्मोसोम बीच का पोर्शन है ना। तो और इससे बहुत सारे टोनोफाइब्रिल्स चिपके हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक ही स्ट्रक्चर द्वारा कनेक्टेड होते हैं, वो है आपका डेस्मोसोम्स। यानी कि डेस्मोसोम्स से जितने भी सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लास्टिड की। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जिनका डायमीटर जो होता है वो 4 से 6 माइक्रोन का होता है। लिखा है मैंने, 4 से 6 माइक्रोन डायमीटर में पाए जाते हैं। ये या तो कलरलेस होते हैं या तो इनमें कोई कलर नहीं होगा, या फिर कलर्ड होते हैं यानी कि इनमें कलर पाए जाते हैं। अगर कलरलेस प्लास्टिड की बात करें तो कलरलेस प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्टिड्स या लियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और अगर हम कलर्ड प्लास्टिड्स की बात करें तो उनको क्रोमोप्लास्टिड्स या फिर क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टार्च और लिपिड्स को स्टोर करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको एमाइलोप्लास्ट या लाइपोप्लास्ट भी कहा जाता है। और अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कहा जाता है कि क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, जिसकी वजह से जितने भी पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो इसीलिए उनको क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में 2 ही पोर्शन दिखाई देते हैं। इनमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ से, और भीतर की तरफ अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन होता है। और इनर मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और इसके अलावा बैटरी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन बैटरी को हम ग्रेना कह सकते हैं। और ग्रेना जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रोमोलैमेलाई द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की, तो आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड स्टफ्स की बायोसिंथेसिस है ना। तो फूड को बनाने का जो मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो होता है आपका प्लास्टिड्स में, यानी कि जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फूड का फॉर्मेशन करना होता है। क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है जिसको मैं फोटोसिंथेसिस में बताऊंगी, तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग
मशीनरी है। तो आई होप कि आपको सारे पोर्शन इसमें के जितने भी पॉइंट्स हैं सब कुछ समझ में आ गए होंगे।